जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 जीवों में विविधता इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहला प्रश्न है, वर्गीकी से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की इकाइयों के नाम लिखें। लिखेंगे कि वर्गीकरण की इकाइयां निम्नलिखित है, यानी कि वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है, जैसे संघ, वर्ग, वंश, जाति। इन सभी के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत एवं तरीके, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा शारीरिक संगठन के आधार पर इन समूहों का विभाजन किया जाता है। प्रश्न है, कवकों को अलग जगत फंजाई में क्यों रखा गया? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि कवक यूकैरियोटिक जीव है लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है, इनकी इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। इन्हें न तो मोनेरा न तो प्रोटिस्टा में रखा जा सकता है, इसीलिए कवक को जगत फंजाई में रखा गया है। 5 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं के विभिन्न रूपों के नाम लिखें। लिखेंगे कि जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। कोकाई, गोल, बैसिलस, दंडाकार तथा स्पाइरुला कौमा की तरह दिखाई देते हैं। इनकी जो इसका आकार होता है वह अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे कोकाई, गोल, बैसिलस, दंडाकार तथा स्पाइरुला की तरह होते हैं। प्रश्न है, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? लिखेंगे कि पादप जगत के प्रमुख वर्ग हैं यहाँ पे, पहला थाइलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। फिर चौथा हो जाएगा नीचे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद प्रश्न था कि इस वर्गीकरण का क्या आधार है, तो इन सभी को इसके बीजों के आधार पर बांटा गया है, यानी कि किसमें बीज होता है और किसमें बीज नहीं होता है, और किसमें विकास ज़्यादा होता है और किसमें विकास नहीं होता है। तो यानी कि इसका जो मुख्य वर्गीकरण का आधार है वह बीज तथा दूसरा विकसित तथा विभेदीकरण का होना। इसी के आधार पर इन सभी को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न है, प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रोटिस्टा जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय, एक कोशिकीय, सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है, यानी कि रखा गया है। अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को लिखें। तो इसका पहला लक्षण यानी कि गुण हो जाएगा कि इसमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता, और दूसरा कि इनका शरीर जाल, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है लेकिन थैलस के रूप में रहता है। प्रश्न है, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें। पहला अंतर लिखेंगे कि ब्रायोफाइटा संवहनीय ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइटा में संवहनीय ऊतक पाया जाता है। और दूसरा अंतर कि ब्रायोफाइटा अधिकांशतः पौधे हरे एवं छोटे होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा के अधिकांशतः छायादार या नम स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं, यानी कि ये छायादार या फिर नम स्थानों पर पाए जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, किस आधार पर फेनोग्राम्स के 2 भागों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर लिखेंगे कि फेनोग्राम्स को बीजों के बाहरी आवरण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। प्रश्न है, संघ एस्क्लेमेंथिज या निमेटोडा के 3 विशेषताओं का उल्लेख करें।
इसका पहला विशेषता लिखेंगे कि इनका शरीर लंबा और गोल होता है। दूसरा विशेषता कि यह द्विपार्श्व सममित अखंडित त्रिस्तरीय होता है। और तीसरा कि इसका प्रजनन लिंगी नर मादा अलग अलग होता है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अब इसका अगला प्रश्न है, संघ ऑर्थोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे। पहला कि यह जीवों का सबसे बड़ा संघ है, और दूसरा कि इसका शरीर खंड युक्त होता है, और तीसरा इसका लक्षण कि यह द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय संघित उपांग होता है। इसका अगला प्रश्न है, मछलियों के विशेषताओं का उल्लेख करें। मछली की विशेषता लिखेंगे कि इसकी त्वचा सल्कों से ढकी हुई रहती है। यह श्वसन गलफड़े की सहायता से करते हैं। इसका अगला प्रश्न है, संघ कॉर्डेटा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इसका पहला लक्षण कि यह जल और स्थल पर पाए जाने वाले त्रिस्तरीय जंतु है। और दूसरा लक्षण कि इसके रक्त का प्रवाह बंद रक्त नलिकाओं में होता है। और तीसरा लक्षण कि हृदय औदरिक सतह पर स्थित रहता है। 15 नंबर प्रश्न है कि वर्ग मैमेलिया की 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। तो यहाँ पे देखिए इसका लिखेंगे कि यह नियत तापी होता है और इसकी त्वचा बाल से ढका रहता है। इसमें बाह्य कर्ण पाया जाता है और इसके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि द्विपार्श्व सममित जंतु के शरीर को 2 समान भाग में कांटे की दाईं और बाईं ओर एक ही प्रकार की रचना दिखाई पड़ता है, उसे द्विपार्श्व सममित जंतु कहते हैं। यानी कि जैसे कि कोई एक जंतु है और उसको हम लोग काटेंगे तो दोनों का जो शरीर का आकार होगा वह सेम ही दिखाई देगा, उसी को ही द्विपार्श्व सममित जंतु कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग ये मेढक का चित्र देख रहे होंगे, और जब हम लोग इसको यहाँ से देखिए बीच से काटा गया है तो इसको दोनों भाग सेम ही दिखाई दे रहा है, तो इसी को ही कहा जाता है द्विपार्श्व सममित, और इस जंतु को द्विपार्श्व सममित जंतु कहा जाता है। प्रश्न है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। उसको कहा जाता है वर्गीकी। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो लिखेंगे कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व पहले हुई थी। प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधों को किस जगत में रखा गया है। लिखेंगे कि क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधों को फंजाई जगत में रखा गया है। 20 नंबर प्रश्न है, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया है। यानी कि जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया था, तो वह आर हिटेकर ने जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, वैसे सूक्ष्म जीव जिनके कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न है, बीज रहित पौधों को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है। लिखेंगे कि बीज रहित पौधों को पादप जगत के क्रिप्टोगैम्स उपजगत में रखा गया है। प्रश्न है, पादप जगत का वह उपजगत जिसमें बीज युक्त पौधे सम्मिलित किए गए हैं क्या कहलाता है। लिखेंगे कि बीज युक्त पौधों को पादप जगत के फैनरोगैम्स उपजगत में रखा गया है। अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा पादप जगत के किस उपजगत में सम्मिलित है। लिखेंगे कि
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सभी को पादप जगत के क्रिप्टोगैम्स उपजगत में रखा गया है। 25 नंबर प्रश्न है, बीज युक्त पौधों को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बीज युक्त पौधों को पादप जगत को उपजगत 3 भागों में रखा किया गया है। पहला फैंड्रोगैम्स, दूसरा जिम्नोस्पर्म और तीसरा एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है, वैसे पौधों को जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, उपजगत क्रिप्टोगैम्स के किस विभाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो उन सभी को रखा गया है थैलोफाइटा वर्ग में। प्रश्न है, एगार का उत्पादन किस प्रकार के शैवालों से किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि लाल शैवाल से। प्रश्न है, शैवालों के वैसे जातियों का नाम बताएं जो विशेष प्रकार के कवकों के साथ अस्थायी अंतः संबंध बनाती है। तो उसको कहा जाता है लाइकेन जीव है जो कि शैवाल के जातियों से संबंध बनाता है। अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है कि वैसे पौधे जिनके बीज फलों के भीतर नहीं बनते हैं, उसको उपजगत फैंड्रोगैम्स के किस विभाग में रखा गया है? उसको रखा गया है जिम्नोस्पर्म उपजगत में। 30 नंबर प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधों के पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि समांतर शिरा विन्यास। अगला प्रश्न है, वैसे जंतु जिनके शरीर 2 जनन स्तरों का बना होता है क्या कहलाते हैं? लिखेंगे कि वैसे जंतुओं को द्विस्तरीय जंतु कहा जाता है। प्रश्न है, वैसा जंतु जिनके शरीर को एक काट के द्वारा 2 हूबहू समान भागों में बांटा जा सकता है क्या कहलाता है? तो उनको कहा जाता है द्विपार्श्व सममित जंतु। अगला प्रश्न है, स्पंजों को जंतु जगत के किस संघ में सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर लिखेंगे कि स्पंजों को जंतु जगत के संघ पॉरीफेरा में रखा गया है। प्रश्न है, संघ पॉरीफेरा के जंतुओं में अलैंगिक विधि से होने वाला प्रजनन विधि क्या कहलाता है? लिखेंगे कि अलैंगिक विधि से होने वाला प्रजनन मुकुलन कहलाता है। 35 नंबर प्रश्न है कि संघ सिलेंट्रेटा या नाइडीरिया के शरीर में पाए जाने वाली वैसी कोशिकाएं जो शरीर की रक्षा तथा शिकार को पकड़ने में सहायता होती है क्या कहलाती है? उसको कहा जाता है दंश कोशिकाएं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दंश कोशिकाएं। प्रश्न है, वैसी कोशिकाएं जो संघ सिलेंट्रेटा के जंतुओं के अतिरिक्त जंतु जगत में अन्यत्र नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? उसको भी कहा जाता है दंश कोशिकाएं। प्रश्न है, वैसे जंतु जिनके शरीर में देह गुहा नहीं होता है क्या कहलाते हैं? लिखेंगे कि वैसे जंतुओं को प्लेटीहेल्मिन्थेज कहा जाता है। प्रश्न है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज के एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो स्वतंत्र जीवी होता है। तो जंतु का स्वतंत्र जीवी जंतु का नाम हो जाएगा प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है, कूटसिलोम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो यह लक्षण है स्केलिमेंथिज का। अब इसका 40 नंबर प्रश्न है कि संघ एनिलिडा के जंतुओं में प्रचलन के लिए पाए जाने वाली कांटेनुमा रचनाएं क्या कहलाती है? तो लिखेंगे कि कांटेनुमा रचनाएं सूक कहलाती है। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? लिखेंगे कि जंतु का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है।
प्रश्न है उत्सर्जी अंग मैलपिगियन नलिकाओं की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न है घोंघा का शरीर जिस कोमल झिल्ली के द्वारा घिरा होता है वह क्या कहलाता है? लिखेंगे कि घोंघा का शरीर जिस कोमल झिल्ली से घिरा होता है उसको प्रवाद या मेंटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं के शरीर में स्थित वह तंत्र जो प्रचलन एवं श्वसन में सहायक होता है क्या कहलाता है? वह जल परिवहन तंत्र कहलाता है। अब इसका 45 नंबर प्रश्न है संघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या है? लिखेंगे कि उपसंघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्रेनिएटा है। प्रश्न है मछलियों के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं? लिखेंगे कि मछलियों के श्वसन अंग गिल्स या फिर क्लोम कहलाता है या फिर गलफड़ा कहलाता है। प्रश्न है वैसे वर्टिब्रेटा जो जल एवं स्थल दोनों वास स्थानों में रह सकते हैं क्या कहलाते हैं? उनको कहा जाता है उभयचर जंतु जो कि जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, जैसे में मेढक हो गया। अब इसका अगला प्रश्न है कि वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन किस प्रकार का होता है? लिखेंगे कि वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन अंतः निषेचन होता है। प्रश्न है किस वर्ग के जंतुओं का अंतः कंकाल हल्की तथा स्पंजी हड्डियों का बना होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि एबीज वर्ग के जंतुओं का जो शरीर होता है वह कंकाल हल्की तथा स्पंजी हड्डियों का बना होता है। अब इसका लास्ट प्रश्न है रेप्टिलिया, एबीज तथा मैमेलिया में कौन नियततापी जंतु है? इसका उत्तर लिखेंगे एबीज। अब यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।